हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति लघुतरीय प्रश्न अर्थशास्त्र का। ठीक ना, चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 2 का हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन अर्थशास्त्र बुक है। ठीक ना, और कौन सा बुक है? एनसीईआरटी है या भारतीय भवन? तो भारतीय भवन बुक है। ठीक ना, तो चलिए इसका हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या अति लघुतरीय प्रश्न। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, तो जो मानव जो है ना, यानी जो जनसंख्या है ना, एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जनसंख्या भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। लेकिन किस प्रकार का है ये देखते हैं। तो संसाधन के रूप में जनसंख्या का अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल एवं क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि है। ठीक ना, जनसंख्या कैसे संसाधन है? तो जो कितना लोग क्या कर रहे हैं ये सभी का क्या वर्णन करने की क्या है? एक विधि है। ठीक ना, अतः जनसंख्या मानव संसाधन भी कहलाती है। अभी बताया ना, जो जनसंख्या वो भी एक क्या है? संसाधन है। लेकिन कैसा संसाधन है? तो मानव संसाधन। ठीक है, तो ये पहला का हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, संसाधन में तीव्र वृद्धि होने पर कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? संसाधन पढ़ रहे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो पहले देखिए कि बहुत सारा जनसंख्या, जैसे बिहार वाले ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही है ये भारतीय बोर्ड। तो अब जब बिहार में जब जनसंख्या देखिए बहुत ज़्यादा है तो क्या चीज़ समस्याएं? पहला तो आर्थिक समस्याएं। ठीक ना, आर्थिक समस्याएं नहीं, यानी कि आर्थिक विकास की समस्याएं। खाने ये सभी के लिए अच्छा से मिल नहीं पाता, यानी आर्थिक मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि रुपया पैसा ये सभी। ठीक ना, तो इसकी समस्याएं हो जाती है सर्वप्रथम। और दूसरा में हो जाता है शिक्षा। दूसरा में कौन सा होता है? शिक्षा। अच्छा से शिक्षा नहीं मिल पाता है। तीसरा देखिए क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या का आकार कैसा है? तो बिहार की जनसंख्या का आकार कैसा है? अभी हम लोग देखें ना, बहुत सारा क्या है जनसंख्या, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसका आकार जो हो जाएगा बहुत विशाल हो जाएगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा? बहुत विशाल। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर है कि जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, जनसंख्या के घनत्व का अभिप्राय मानव भूमि अनुपात से है। मानव भूमि अनुपात से, अर्थात प्रति किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। ठीक ना, जैसे हमारे बिहार में 1 किलोमीटर में 800 आदमी रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने रहते हैं? 800 आदमी रहते। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व। कोई भी आपसे अगर पूछ दे जनसंख्या का घनत्व, तो आप बताइएगा कि बिहार का जनसंख्या का घनत्व कितना है, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 800 लोगों रहते। 800 लोग रहते। ये है बिहार के क्या? जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, तो आप लोग इसका भी आंसर समझ गए। आप पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अभिप्राय है? तो लिंगानुपात से, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष अनुपात का लिंग क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाता है लिंग अनुपात। जितना भी मान के चलिए 1000 क्या है हमारे बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए 1000 अगर पुरुष है, क्या 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं है। ठीक ना, अवेलेबल है। ठीक ना, अगर 1000 पुरुष है तो उस पर महिलाएं कितने हैं? 918, यानी कि बचा कितना? 82 लोग फालतू गया ना। तो 1000 में से 82 लोग क्या होता है कि कोई बाबा बन जाता है, तो कोई मतलब साधु बन जाता है, मतलब कोई ब्रह्मचारी ही रहता है। ठीक ना, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इसी में 1000 में से कोई कोई जो रहता है, आप लोग देखे होंगे, आप गाँव मोहल्ला में दूधू को उठा लेता है इसमें से, नहीं मतलब दूधू शादी कर लेता था, एक और के तो लेके गया ना एक और के वो टाल लिया। समझ रहे हैं ना? तो समझ गए पाँचवा स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अभिप्राय है? लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात आप समझ गए, 1000 पुरुषों पे 918 स्त्री। अब चलिए देखते हैं अगला कि छठा में है, स्त्री पुरुष अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? देखिए अभी बताए ना, 1000 व्यक्तियों के आधार पर, 1000 व्यक्तियों के आधार पर, अभी तो हम बताएं। चलिए अब सातवां देखते हैं कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, ये साक्षरता कहलाता है। ठीक ना, जैसे आप लोग गांव में सुनते हो ना होंगे ना
कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही साक्षर है, ठीक ना, बहुत ही साक्षर है। साक्षर का मतलब हुआ पढ़ने लिखने वाला, यानी अच्छा खासा जानता है वो, उसका चाल चलन अच्छा है ये, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक ना, क्योंकि मेहनत करते हैं बाबू तो थोड़ा सा हमको भी फ़ायदा होना चाहिए ना। बस आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो एक पैसा भी आप लोग का खर्चा नहीं है। लेकिन अभी हम देखिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग गुस्साइएगा नहीं कि आप लोग देखिए क्यों आप लोग गुस्साइएगा जो हम बताते हैं। जैसे अभी हम देखिए वीडियो बना रहे हैं, अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, पहले इधर मेरा मेहनत लग रहा है, ठीक, फिर इसको वीडियो अपलोड करेंगे तो डाटा ख़त्म होगा, ठीक है ना। बड़ा मेरा संस्थान नहीं है कि वाईफाई लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब यही डाटा से जाता है तो डाटा अब अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है, इसके लिए स्पेशल डाटा, तो अब उसमें पैसा लगता है ना। यानी एक वीडियो अपलोड करने में हमको कम से कम तो 20 रुपया खर्चा पड़ जाता है, वो भी 12-13 मिनट का वीडियो रहता है तब, ठीक ना, 20 रुपया खर्चा पड़ जाता है। अब आप लोग जब सपोर्ट ही नहीं करिएगा तो मेरा तो घर से ही लॉस है ना। नहीं, आप लोग उतना तो विश्वास है, 11,000 तक आप लोग पहुँचा दिए हैं, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग 1 लाख कर दीजिएगा, वो हमको आप पे भरोसा है, क्योंकि जब हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए अच्छा कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए जीवन प्रत्याशा का अर्थ स्पष्ट करें, तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावित आयु से है। जितना दिन आदमी जो जीवित रहता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जो व्यक्ति अभी जी रहा है उसके आयु जो जितना जिंदा रहेगा यानी उसके आयु को ही क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, समझे। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन का क्या महत्व है, ठीक ना। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन का क्या महत्व है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन से जनसंख्या के आकार का निर्धारण तथा जनसंख्या में वृद्धि दर को निर्धारित करने का महत्व है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अब कम करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे जनसंख्या जो विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं में लगी है तथा जिनके अंतर्गत लोग वास्तव में काम पर लगे हैं, ठीक ना, वास्तव में लोग काम पर लगे हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं, ठीक ना। कार्यशील जनसंख्या समझे, यानी कि जिनके अंतर्गत मान के चलिए कि एक सेठ होता है, सेठ ही समझ लेते हैं, तो उसके अंतर्गत, ठीक ना, जो मालिक होता है उसके अंतर्गत तो कुछ काम करते होंगे ना, तो वास्तव में जो काम कर रहे हैं ना वही क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं। ये नहीं कि जो मतलब सेठ है यानी जो मालिक है वो इसमें नहीं आएगा कार्यशील जनसंख्या में, ठीक ना। कार्यशील जनसंख्या में वही आएगा जो कि उसके अंडर में, किसी के अंडर में कार्य कर रहा है, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 11.30%। ये आप लोग याद रखिएगा 11.30%। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो मानव पूंजी निर्माण इसका उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन का विकास मानव पूंजी कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। फिर से इसका उत्तर देखिए कि मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो मानव पूंजी हम लोग का क्या है, हम लोग का विकास। अरे हम लोग विकास करेंगे तभी ना हम लोग का पैसा आएगा, हम लोग शिक्षित होंगे तभी ना हम लोग को पैसा आएगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी ना हम लोग का पैसा बचेगा। यानी कि मानव पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, पूंजी मतलब पैसा, यानी हम लोग का पूंजी कैसे निर्माण होता है, यानी कैसे निर्माण करेंगे, समझे। हम लोग शिक्षित रहेंगे तब, फिर प्रशिक्षण, फिर स्वस्थ रहेंगे तब, फिर हम लोग का विकास होगा तबे ना, समझे। चलिए अब अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख घटकों का उल्लेख करें। तो हम लोग अपना पूंजी यानी हम लोग अपना आर्थिक कैसे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक अपना स्थिति कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला तो हम लोग को चाहिए सर्वप्रथम चाहिए शिक्षा, सर्वप्रथम चाहिए क्या, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा रहेगा तभी हम जान सकते हैं कि हम लोग का कहाँ पर खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे कमाए नहीं कमाए, ये सभी वहीं से नॉलेज होता है ना। दूसरा है कि स्वास्थ्य, अगर कितनों पैसा कमा रहे हैं और बीमारी होल है हमको, तो फिर सब पैसा किस में जाएगा, इसमें जाएगा ना, समझे। इसीलिए 2 चीज़ हम लोग को ज़रूरी है, पहला तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। ये दो अगर हमारे पास है तो बहुत अमीर हैं, ठीक है।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है, बिहार में साक्षरता की क्या स्थिति है? तो असंतोषजनक यानी कुछ खास नहीं है, ठीक ना। साक्षरता यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा ना मिलता है, देखते हैं। हाँ, कोई कोई बहुते पढ़ जाता है, कोई कोई बहुते पढ़ता है, कोई कोई नहीं पढ़ता है, समझे। आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे बिहार से ही बहुत सारे IAS IPS निकलते हैं, ठीक ना। तो कोई को बहुते पढ़ते हैं, कोई को ना पढ़ता है, तो इसे थोड़ा ना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, जो वर्ष 6 से 14 के बीच दी जाती है। वर्ष 6 से 14 के बीच दी जाती है, ठीक ना। ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा। 6 से जो 14 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक शिक्षा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व उस देश में रह रहे नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन से है, क्योंकि नागरिकों का स्वास्थ्य किसी भी देश या राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे अगर स्वस्थ रहेगा, ठीक ना, स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ आगे बढ़ेगा, समझे। यहाँ पे क्या कह रहा है जो समझे, यानी कि सामाजिक विकास का एक अभिन्न अंग है, ठीक ना। आर्थिक यानी राज्य की आर्थिक, अगर सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक ना। जैसे अभी हम लोग के बीच आया था क्या? कोरोना। तो कोरोना सोचिए कितना हम लोग को नुकसान किया है, सरकार का नुकसान किया है, कितना आर्थिक खराब किया है, कितना का आर्थिक स्थिति बेकार। जैसे में हम भी अमीर नहीं है, पूरा लोअर घर से है, तभी तो ये सभी काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये सभी काम करते हैं। हम भी तो ऐसे ही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं हाँ कि हाँ सपोर्ट कीजिए। 20 रुपया लगता है तो सोचते हैं कि हाँ 20 रुपया लग गया मेरा एक वीडियो पे, 20 रुपया आएगा कि नहीं इससे, समझे। तो हम भी बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं, ठीक ना। मोबाइल कैसे कैसे करके खरीदें तब वीडियो हम बना रहे हैं, एक माइक खरीदें, लेकिन आप लोग नहीं समझिएगा, बस आप लोग को है कहा कि आप फ़ायदा उठाइए वीडियो से, बस हो गया। चलिए, तो कोरोना में देखिए कितना हम लोग मतलब स्थिति खराब हुआ, सबका हुआ ना, यानी आर्थिक स्थिति सबका, सरकार का भी यानी कि देश का भी, राज्य का आर्थिक स्थिति खराब हुआ ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आवास क्या होता है कि मतलब देखिए यहाँ पे जलवायु की विभिन्नताओं से सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही समाज के भावी नागरिकों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था जिस जगह होती है आवास कहलाता है। देखिए कितना अच्छा से लिख के आए हैं कि आप लोग को एकदम एक बार में याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ हो या नहीं, बट समझ में पूरा अच्छा से आ गया होगा। यानी हम लोग जहाँ जन्मे हैं, जहाँ पे हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ की जलवायु ये सभी अच्छी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवास। लेकिन सॉरी ये आ गया ऊपर, लेकिन उतना ही नहीं है, और देखिए और होता है, इतना ही नहीं, स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा एक अच्छा पड़ोस और वातावरण सहित सुसज्जित स्थल आवास का रूप धारण करते। मतलब ये सभी रहेगा तभी हम आवास कह सकते हैं। ये नहीं कि मतलब एक घर बना लिए और बगल में कचरा है, बगल में गंदा तालाब है, कोई पड़ोसी वगैरह नहीं है, जलवायु अच्छा नहीं है, तब उसको हम लोग आवास नहीं कहेंगे, ठीक ना। क्योंकि आवास का मतलब हुआ कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा से रहें, हमारा आर्थिक स्थिति भी बढ़िया हो। समझ में आ गया ना। चलिए अब अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखे। तो अधिक जनसंख्या वाले जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया से हम भी बिलोंग करते हैं, ठीक ना। तो जो गया से हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और गया से ही नहीं आप लोग सभी बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से मेरा देख रहे हैं। और कम जनसंख्या वाला देखिए हो जाएगा जहानाबाद, लखीसराय, अरवल, शिवहर और शेखपुरा, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप लिखे, यानी कि इसका फुल फॉर्म हमको लिखना है। तो NCERT है, UCG, ICAR, ICMR, फिर SCERT, ठीक ना। तो इसका हमको देखना है फुल फॉर्म। तो देखिए सभी का हिंदी भी लिख के आए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि इसका अर्थ भी जाने कि इसका मतलब क्या होता है। अब ये तो लिखवा देंगे तो आप लोग रट लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब भी जानिए। तो यहाँ देखिए NCERT का हो जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय परिषद शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, ठीक है। अगला देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा देखिए कि UGC, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है।
इसका हो जाएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका मतलब हो जाता है क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय इसका मतलब अर्थ हो जाएगा भारतीय कृषि परिषद शोध करना। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा देखिए इसका, देखिए ICMR, तो इसका हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसका उत्तर हो जाएगा बार बार हम उत्तर बात बोल रहे हैं, मतलब इसका हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जैसे सभी क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि इसका उत्तर हो जाएगा, वही आदत थोड़ा सा हो गया। अगला नंबर देखिए है इसका मतलब पाँचवा ACRT का, तो हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक ना, इसका देखिए हो जाएगा अर्थ कि राज्य परिषद शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए है कि बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके दो प्रमुख कारण लिखे, मतलब बिहार जो है ना देश का यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है बिहार, इसका दो कारण बताना। ठीक है, तो पहला तो देखिए कारण हो जाएगा कि बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके प्रमुख कारण है, तो पहला हो जाएगा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में प्राथमिक नामांकन की दर बहुत कम है, यानी कि नामांकन ही नहीं होता, शुरू में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, कितना लोग जो होता है पढ़ता ही नहीं है, ऐसे ही मतलब रह जाता है। ठीक ना, और दूसरा है मतलब यहाँ पे देखिए देश में औसत नामांकन जहाँ 77% है, वहीं बिहार में 52% ही है, यानी कि अलग राज्य में और सभी बिहार को छोड़कर अलग सभी राज्य में 77% नामांकन होता है, लेकिन बिहार में 52% ही नामांकन होता है, यानी 25% गायब है, तो 25% कम है सभी राज्य से बिहार में। ठीक ना, दूसरा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुँचते पहुँचते बहुत से बच्चे स्कूल का त्याग कर देते हैं। ठीक ना, यानी हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते कितना जो होता है कि ये पढ़ता ही नहीं है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अब के देखते हैं तो 10th कर लिया बस बहुत काफ़ी है, 10th कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 12th भी कर लेता है, उसके बाद कमाने के लिए निकल जाता है। लेकिन हम भी चाहते तो वैसा ही कर सकते थे, लेकिन नहीं, अरे कमाएंगे कितना कमाएंगे, 15 से 20 हज़ार, लेकिन हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतना कमाना ना कि गार्जियन को पूरा खुश रख सकें। एक बार जो बोल दे कि बेटा हमको ये चाहिए तो ये देना है, आप लोग सोचिएगा कि कोच ही बोलते रहते हैं वीडियो में लेकिन क्या करें, भावुक हो जाते हैं ना थोड़ा सा। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग कैसा लगा, आप लोग को वीडियो कहाँ से है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।